हेलो एस्पिरेंट्स, आई वेलकम यू ऑल एट परचम क्लासेस। आज की क्लास में देखिए हमें प्रेसिडेंट की पावर करनी है। वाइस प्रेसिडेंट की जो पावर है वो हम जब राज्यसभा का चेयरमैन करेंगे, क्योंकि दोनों एक ही पर्सनालिटी है, राज्यसभा का चेयरमैन और वाइस प्रेसिडेंट एक ही बात है। जब हम लोकसभा और राज्यसभा करेंगे, उनके प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की बातें करेंगे, तब करेंगे, ठीक है। तो अभी हम प्रेसिडेंट की पावर की बात करते हैं और प्रीवियस सेशन में आपने देखा हमने प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को कंपेयर करके पढ़ा है। तो अभी देखते हैं कि प्रेसिडेंट की पावर्स के अंदर क्या क्या पढ़ना है। बट उससे पहले हमारी ऐप पर कुछ एसएससी जीए के कोर्स चल रहे हैं, जिसके अंदर स्टैटिक जीके, पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमी सब कुछ डिटेल्ड में कवर करवाया हुआ है, ठीक है। तो अगर आप लोग इनरोल करना चाहते हो आपके एग्जामिनेशन के लिए, तो परचम क्लासेस ऐप डाउनलोड करके आप इस कोर्स में इनरोल कर सकते हैं। कुछ और कोर्सेज हैं जैसे एसएससी इकोनॉमी का और एसएससी पॉलिटी का, जिसको मैंने करवाया है। कोई भी एस्पिरेंट जो इकोनॉमी को बहुत डीप में और बहुत ऐसे बेसिक से पढ़ना चाहता है, बिल्कुल जीरो से, या पॉलिटी को बिल्कुल जीरो से पढ़ना चाहता है, तो आप लोग इन दोनों कोर्सेज के अंदर एनरोल कर सकते हो। तीनों ही कोर्सेज पे 10% की अगर आपको छूट चाहिए, देन यूज कोड पायल10 टू गेट 10% एक्स्ट्रा ऑफ, ठीक है। तो अभी देखते हैं कि पावर्स क्या क्या है प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट के पास ये जो लिखी हुई है यहाँ पे, ये सब पावर्स है, एक एक करके सबको पढ़ेंगे। देखो, इसके पास एग्जीक्यूटिव पावर है, एग्जीक्यूटिव हेड तो होता ही है ये, ठीक है। एग्जीक्यूटिव पावर है, लेजिस्लेटिव पावर है, फाइनेंशियल पावर है, जुडिशियल पावर है, डिप्लोमेटिक पावर है, मिलिट्री पावर है एंड इमरजेंसी पावर है। इतनी सारी पावर्स प्रेसिडेंट के पास है, एक एक करके इन सबकी पावर को पढ़ना है। देखो, एग्जीक्यूटिव का मतलब क्या होता है? लागू करना, किसी को अपॉइंट करना या बनाए गए कानूनों को लागू करना। तो आपको एक बात का तो पता ही है कि पार्लियामेंट के अंदर जितने भी बिल बनते हैं, पार्लियामेंट में जितने भी बिल बनते हैं, मतलब लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी चीज जब पास होती है तो उसको बिल ही कह रहे हैं। और जब तक प्रेसिडेंट उसको एसेंट नहीं देंगे, प्रेसिडेंट उसके ऊपर हस्ताक्षर नहीं करेंगे, वो चीज एक्ट बन ही नहीं सकती, वो चीज लागू हो ही नहीं सकती देश के अंदर। तो यानी किसी भी चीज के इम्प्लीमेंट कराने के लिए प्रेसिडेंट के हस्ताक्षर होने तो मैंडेटरी है। यानी ये एग्जीक्यूटिव हेड हो गया। भारत के अंदर जितने भी एग्जीक्यूटिव एक्शन लिए जाते हैं वो प्रेसिडेंट के नाम पर ही लिए जाते हैं, ठीक है। इन्हीं के सिग्नेचर चलते हैं सब जगह। तो देखते हैं जितने भी एग्जीक्यूटिव पावर है, आर्टिकल 53 बताता है इस बात को, जितनी भी एग्जीक्यूटिव पावर है, जितने भी एग्जीक्यूटिव काम है, वो उसी के नाम पर ही लिए जाते हैं। इसको सलाह देने का काम कर रहा है प्राइम मिनिस्टर और उसकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, लेकिन सिग्नेचर चलेंगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के, ठीक है। तो सारे एग्जीक्यूटिव काम इसी के नाम पर ही लिए जाएंगे, ठीक। यही बताएंगे कि किस मैनर में ऑर्डर या इंस्ट्रूमेंट्स यूज होंगे, मतलब कि he can make rules specifying the manner in which the orders and other instruments made and executive in his name shall be authenticated। यही रूल्स बनाएंगे कि किस तरीके से मेरे हस्ताक्षर के बाद अब ये चीजें लागू होगी, ठीक है। ये कुछ और, मतलब कि सरकार का काम आसान करने के लिए, मोर कन्वीनियंट करने के लिए, ये कुछ बिजनेस के रूल्स भी बना सकते हैं। बिजनेस रूल का मतलब ये अडानी अंबानी वाला बिजनेस नहीं, लोकसभा का बिजनेस, राज्यसभा का बिजनेस, यानी हमारी पार्लियामेंट का बिजनेस काम करने के लिए, तो उनके रूल्स भी बना सकते हैं। अच्छा, ये अपॉइंट किस किस को करते हैं इसे देखते हैं। प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट करते हैं और जितने भी उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर में मेंबर होते हैं उन सबको भी अपॉइंट करते हैं। आई एम टॉकिंग अबाउट अपॉइंटमेंट। इलेक्शन हो जाएगा, फिर जैसे आप लोगों ने एग्जाम क्लियर किया, एग्जाम क्लियर करने के बाद अपॉइंटमेंट लेटर आता है ना, ऐसे ही इनको अपॉइंट किया जाता है। इलेक्शन तो ये जीत गए, पेपर तो दे दिया इन्होंने, पास भी हो गई है, लेकिन फिर अपॉइंटमेंट लेटर आएगा। वो अपॉइंटमेंट जो है वो प्रेसिडेंट करवाएंगे। प्राइम मिनिस्टर बताते रहेंगे कि मेरी काउंसिल में इसको डाल दो फाइनेंस मिनिस्टर की तरह, इसको डाल दो होम मिनिस्टर की तरह, और वैसे वैसे उसके कहने पे प्रेसिडेंट जो है उनको अपॉइंट करते रहेंगे, ठीक है। उसके बाद अटॉर्नी जनरल को अपॉइंट करते हैं, जो हाईएस्ट लॉ ऑफिसर होते हैं, ठीक है। उनके रिम्यूनरेशन क्या होंगे, इन सब चीजों को डिटरमाइन करते हैं। उसके बाद और किसको अपॉइंट करते हैं हम देखते हैं, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को अपॉइंट करते हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर और बाकी इलेक्शन कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, यूपीएससी के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं, स्टेट्स के गवर्नर को अपॉइंट करते हैं,
और फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन और उनके मेंबर्स को अपॉइंट करते हैं एंड सो और बहुत सारे लोगों को अपॉइंट और भी ये करते हैं, ठीक है। उसके बाद ये एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर होने वाली किसी भी बात की इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं कि मुझे इस बात की इंफॉर्मेशन दो, मुझे इसकी इंफॉर्मेशन चाहिए, ठीक है। उसके बाद ही कैन रिक्वायर द प्राइम मिनिस्टर टू सबमिट फॉर कंसिडरेशन ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। जैसे मान लीजिए एक तरफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, एक तरफ प्रेसिडेंट है, इनके बीच में ब्रिज का काम करते हैं प्राइम मिनिस्टर। प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को कह के काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की किसी भी लेजिस्लेशन के बारे में लिखित में और मौखिक रूप से यानी ओरल रूप से और रिटन रूप से उनसे डिटेल मांग सकते हैं, इंफॉर्मेशन मांग सकते हैं। ये सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास होती है। इसके बाद नेक्स्ट क्या कर सकते हैं, ये आर्टिकल 340 के अकॉर्डिंग ये किसी भी कमीशन को अपॉइंट कर सकते हैं। अगर कोई ऐसा कमीशन बनाना है जो बैकवर्ड क्लास के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, शेड्यूल कास्ट के लिए इन्वेस्टिगेशन करेगा, तो ये ऐसा कमीशन बना सकते हैं। इंटरस्टेट काउंसिल को अपॉइंट करना है, मान लीजिए हरियाणा और पंजाब में लड़ाई हो जाती है, तो एक इंटरस्टेट काउंसिल की जरूरत पड़ेगी जो उनको हार्मोनाइज करेगा, जो उनके बीच में सारी चीजों को सॉर्ट आउट करेगा। तो इंटरस्टेट काउंसिल अगर बनानी है तो प्राइम मिनिस्टर इंटरस्टेट काउंसिल बनाएंगे, ठीक है, ताकि सेंटर स्टेट और इंटरस्टेट कोऑपरेशन जो है वो बढ़ सके, ठीक है। यूनियन टेरिटरीज के एडमिनिस्ट्रेशन को यही संभालते हैं। प्रेसिडेंट अब कितनी यूटी को संभालेंगे, 8 यूटी है, तो कहीं तो डायरेक्ट प्रेसिडेंट रूल करते हैं, तो कहीं प्रेसिडेंट अपने एडमिनिस्ट्रेटर्स को भेज देते हैं यूटीज के अंदर उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। किसी एरिया को शेड्यूल एरिया घोषित करना है या किसी एरिया को ट्राइबल एरिया घोषित करना है और उस एरिया का एडमिनिस्ट्रेशन कैसे चलेगा, ये बात भी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के हाथ में होती है। तो ये सब इनकी एग्जीक्यूटिव पावर थी जिसके बारे में हमने बात की। नाउ लेट अस मूव टू इनकी लेजिस्लेटिव पावर, यानी कानून को बनाने में, संसद के अंदर कानून को पास करने में इनके हाथ में क्या ताकत होती है, अभी वो बातें पढ़ेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट जो है पार्लियामेंट का इंटीग्रल पार्ट होते हैं। क्यों होते हैं इंटीग्रल पार्ट? क्योंकि कोई भी बात इनके एक्शन के बिना, इनके सिग्नेचर के बिना लागू तो होगी नहीं। पार्लियामेंट का काम क्या है? कानून बनाना, और वो कानून पूरा कब होगा? वो कानून पूरा होगा इनके साइन के बाद। मतलब ये पार्लियामेंट के इंटीग्रल पार्ट है, इनके सिग्नेचर के बिना पार्लियामेंट का काम पूरा हो ही नहीं सकता। तो पार्लियामेंट के 3 ऑर्गन्स हैं, लोकसभा, राज्यसभा और प्रेसिडेंट। और अगर पूछे पार्लियामेंट में कितने हाउस है या कितने चैम्बर है, तो आप बताओगे 2, ठीक है, लोकसभा और राज्यसभा। और पूछे ऑर्गन कितने हैं, तो बताओगे 3, लोकसभा, राज्यसभा एंड प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, ठीक है। ये पार्लियामेंट को सम्मन कर सकते हैं, उसको प्रोरोग कर सकते हैं। सम्मन का मतलब बुला सकते हैं कि आ जाओ अब नई मीटिंग्स शुरू करेंगे। प्रोरोग का मतलब कि अब इन 5 साल का काम पूरा हो गया है, अब आप अपने अपने घर जाइए और फिर से इलेक्शन होगा, नई पार्लियामेंट आएगी, 17 वसान या ये सेशन एंड हो गया है, ठीक है, ये सेशन मॉनसून सेशन एंड हो गया है, विंटर सेशन एंड हो गया है, ठीक है, बजट सेशन एंड हो गया है। तो एंड होने के बाद वो उस सेशन को प्रोरोग करते हैं, एक स्पीच देते हैं कि भाई हमने इस तरीके से खूबसूरती से काम किया, बेहतरीन काम किया, आप सब लोगों का धन्यवाद, और अब आप लोग अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसीज में जा सकते हैं। इसको कहते हैं प्रोरोग करना, 17 वसान, सत्र का अवसान करना, ठीक है। तो ये किसी भी सेशन को सम्मन भी कर सकते हैं और प्रोरोग भी कर सकते हैं। जॉइंट सिटिंग अगर बुलानी हो तो यही सम्मन करेंगे, जॉइंट सिटिंग बुलानी हो तो यही बुलाएंगे। लेकिन उस जॉइंट सिटिंग के ऊपर बैठेगा कौन? मतलब कि जॉइंट सिटिंग का प्रिजाइडिंग ऑफिसर होगा लोकसभा स्पीकर। अगर लोकसभा स्पीकर एब्सेंट है तो डिप्यूटी स्पीकर, डिप्यूटी स्पीकर भी एब्सेंट है तो डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। चेयरमैन ऑफ राज्यसभा जो होंगे यानी वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, वो कभी भी जॉइंट सिटिंग में प्रिजाइडिंग ऑफिसर की तरह काम नहीं करेंगे। पहले मौका है स्पीकर का, दूसरे नंबर पे डिप्यूटी स्पीकर, तीसरे नंबर पे डिप्यूटी चेयरमैन ऑफ राज्यसभा। लेकिन जब भी जॉइंट सिटिंग होगी तो सम्मनिंग का काम कौन करेंगे? प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया करेंगे। ये पार्लियामेंट को एड्रेस कर सकते हैं, ठीक है, उनकी कमेंसमेंट पे। जब उनका फर्स्ट सेशन होता है तो उनकी कमेंसमेंट पे ये पार्लियामेंट को एड्रेस भी करेंगे। लेजिस्लेटिव पावर के अंदर और क्या है ये हमने देख ही लिया है। अच्छा, और क्या कर सकते हैं? ये दोनों हाउसेज में मैसेज सेंड कर सकते हैं कि भाई ये बिल पेंडिंग पड़ा है, पहले इस बिल पे काम करो, ठीक है, ये भी इनके पास पावर है। ही कैन अपॉइंट मेंबर ऑफ लोकसभा या मेंबर ऑफ राज्यसभा। देखो अब क्या है, अगर स्पीकर की कुर्सी खाली है तो कौन बैठेगा? डिप्यूटी स्पीकर बैठता है।
डिप्यूटी स्पीकर का भी पद खाली है, तो लोकसभा को कौन प्रिजाइड करेगा, ये बात प्रेसिडेंट बताएंगे। ऐसे ही राज्यसभा में प्रिजाइडिंग ऑफिसर कौन है, चेयरमैन। चेयरमैन नहीं है तो डिप्यूटी चेयरमैन। अब अगर डिप्यूटी चेयरमैन भी नहीं है तो प्रेसिडेंट बताएंगे कि राज्यसभा की चेयर को प्रिजाइड कौन करेगा। तो ये बात यहाँ पे बताई हुई है लोकसभा और राज्यसभा को लेके। उसके बाद राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं। ये राज्यसभा में 12 मेंबर्स को नॉमिनेट करते हैं, किस बिहाफ पे, आर्ट, साइंस, लिटरेचर, सोशल सर्विस, ठीक है, इनके बिहाफ पे। जिन लोगों ने आर्ट की दुनिया में, लिटरेचर की दुनिया में, सोशल सर्विस की दुनिया में कुछ इंपॉर्टेंट काम किया है, यानी भारत का नाम ऑल ओवर वर्ल्ड कर दिया है, वो लोगों को, उन लोगों को, उनमें से कुछ लोगों को प्रेसिडेंट जो है 12 लोगों को, ऐसे 12 लोगों को नॉमिनेट करते हैं। ये आधार है, इन आधारों पे नॉमिनेट किया जा सकता है। पहले क्या होता था, लोकसभा के अंदर भी 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, लेकिन नाउ रिपील्ड। अब कोई एंग्लो इंडियन जो है वो नॉमिनेट नहीं होगा प्रेसिडेंट के द्वारा। पहले 2 एंग्लो इंडियंस को नॉमिनेट किया जाता था, अब ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, कोई मेंबर अगर डिस्क्वालीफाई हो रहा है, यही उसके क्वेश्चंस को डिसाइड करते हैं कि क्या वो डिस्क्वालीफाई हो रहा है या नहीं हो रहा है। इलेक्शन कमीशन से कंसल्ट करेंगे और बताएंगे डिस्क्वालिफिकेशन है या नहीं है, ठीक है। इन्हीं की प्रायर रिकमेंडेशन से कुछ स्पेशल टाइप्स के बिल जो होते हैं पार्लियामेंट के, इन्हीं की रिकमेंडेशन से या इन्हीं की प्रायर परमिशन से कुछ स्पेशल टाइप्स के बिल, पार्लियामेंट के कुछ बिल ऐसे होते हैं लाइक मनी बिल, जो इन्हीं की ही प्रायर परमिशन के बाद, प्रेसिडेंट की ही परमिशन के बाद जो है वो इंट्रोड्यूस हो सकते हैं, ठीक है। उसके बाद अब इस बात को समझना, मैं आपको कुछ स्पेशल बातें बता रही हूं, बिल्कुल ध्यान से आप लोग समझोगे। मैं बात कर रही हूं पार्लियामेंट की, ठीक है। पार्लियामेंट के अंदर एक ऑर्डिनरी बिल की बात कर रही हूं, एक साधारण बिल की, एक ऑर्डिनरी बिल की बात कर रही हूं। पार्लियामेंट में किस तरीके से प्रेसिडेंट के पास पावर होती है। देखो, लोकसभा और राज्यसभा से कोई भी बिल पास होके प्रेसिडेंट के पास गया, अब प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, या तो वो उसको एसेंट दे देंगे ऑर्डिनरी बिल को, ठीक है, या तो उसको एसेंट दे देंगे, या उसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसको रिकंसीडर करने के लिए एक बार भेज देंगे। मतलब कि रिटर्न कर दिया इनको। कितनी बार रिटर्न कर सकते हैं, केवल एक बार रिटर्न कर सकते हैं। अगर इन्होंने विद और विदाउट अमेंडमेंट, लोकसभा और राज्यसभा ने विद और विदाउट अमेंडमेंट अगर ये बिल फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, तो अब जो है प्रेसिडेंट को, अगर सेकंड टर्म में भी इसको भेज दिया प्रेसिडेंट के पास, तो प्रेसिडेंट को अब साइन करने ही पड़ेंगे, वो मना नहीं कर सकते, वो मना नहीं कर सकते, ठीक है। ये पावर होती है प्रेसिडेंट के पास कि एक बार रिकंसीडर के लिए आप उसको भेज सकते हो। अब मान लीजिए यही बिल आपका मनी बिल होता, यही बिल क्या है, यही बिल आपका मनी बिल होता, तो क्या होगा। यही बिल आपका मनी बिल है, तो प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है उसको देखो। लोकसभा से कोई बिल राज्यसभा में गया, राज्यसभा से बिल प्रेसिडेंट के पास गया, ठीक है, यानी लोकसभा राज्यसभा से बिल प्रेसिडेंट के पास गया। अब मनी बिल के केस में प्रेसिडेंट के पास क्या पावर है, या तो वो उसको एसेंट देंगे या फिर उसको रिजेक्ट कर देंगे। वो रिटर्न नहीं कर सकते, रिटर्न नहीं कर सकते। मनी बिल को वापस संसद के अंदर नहीं भेजा जा सकता, ठीक है। ये मनी बिल के अंदर प्रेसिडेंट की पावर है। इसके बाद अगर यही बिल स्टेट लेजिस्लेचर का होता, विधानसभा का होता, तो क्या पावर है प्रेसिडेंट के पास, वो बातें करते हैं। देखो, विधानसभा से यानी स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली से कोई बिल कहाँ गया, गवर्नर के पास गया। अब गवर्नर के पास क्या क्या पावर है, या तो वो उसको एसेंट दे देंगे, सिग्नेचर कर देंगे, या उसको रिजेक्ट कर देंगे, या फिर उसको रिटर्न कर देंगे, और चौथा ऑप्शन ये है उसको प्रेसिडेंट की कंसीडरेशन के लिए छोड़ देंगे, प्रेसिडेंट के पास भेज देंगे। मान लीजिए गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट के पास भेज दिया, क्या किया गवर्नर ने ये बिल जो है वो प्रेसिडेंट के पास भेज दिया। कौन सा था ये, स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का बिल था, गवर्नर के पास गया और गवर्नर ने ये बिल प्रेसिडेंट को दे दिया। तो अब प्रेसिडेंट के पास क्या क्या, बीच में से अब गवर्नर हट जाएंगे, अब गवर्नर की कोई पावर इस पे नहीं रहेगी। जैसे ही प्रेसिडेंट के पास भेज दिया
तो प्रेसिडेंट और लेजिस्लेटिव असेंबली के बीच की बातें रह जाएगी। अब प्रेसिडेंट या तो इसको असेंट देंगे, या इसको रिजेक्ट करेंगे, या इसको रिटर्न करेंगे। ठीक है, वापस से भेज देंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली में कि भैया ये सही नहीं है, इसको बदलो, ये सही नहीं है। एक बार रिटर्न कर दिया, अब अगर स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली विद और विदाउट अमेंडमेंट उस बिल को फिर से प्रेसिडेंट के पास भेज दे, तो प्रेसिडेंट उसको अब भी रिजेक्ट कर सकता है। यानी कि जैसे पार्लियामेंट के बिल में उनको सेकंड बार में साइन करने जरूरी थे, यहाँ पे एसेंट देना जरूरी नहीं है, इस बात को याद रखना। तो ये पावर होती है, यहाँ पे एसेंट दे या ना दे, इट्स नॉट मैंडेटरी, नॉट मैंडेटरी। ये जरूरी नहीं है कि प्रेसिडेंट अब एसेंट देंगे ही, दे भी सकते हैं और नहीं भी दे सकते, लेकिन पार्लियामेंट का जो बिल होता है वहां पे प्रेसिडेंट को एसेंट देना ही पड़ेगा। ठीक है, तो ये आपने स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के बारे में और पार्लियामेंट के बिल के बारे में ये सारी बातें देख ली। यही बात यहाँ पे सब जगह लिखी हुई है, ये आप पढ़ सकते हो। ठीक है, उसके बाद ये क्या कर सकते हैं, ये ऑर्डिनेंस लगा सकते हैं। He can promulgate ordinance when parliament is not in session. अब ये ऑर्डिनेंस क्या होता है इसको समझो। आर्टिकल 123 के अंदर प्रेसिडेंट को ये पावर है कि आप ऑर्डिनेंस लागू कर सकते हो। ऑर्डिनेंस होता क्या है ये समझो। किसी भी बिल को बनने के लिए दोनों हाउसेस की जरूरत होती है। मान लीजिए दोनों में से कोई भी एक या दोनों ही सदन के अंदर कोई सेशन नहीं चल रहा है, कोई भी सेशन नहीं चल रहा, ना तो मॉनसून सेशन, ना ही बजट सेशन, ना ही कोई और सेशन, विंटर सेशन भी, मतलब कोई सेशन नहीं चल रहा है। तो अब क्या होगा, जब लोकसभा राज्यसभा में से दोनों या कोई भी एक सदन वर्किंग में नहीं है तो बिल तो नहीं बन सकता, क्योंकि बिल तो दोनों हाउसेस की परमिशन से बनेगा। तो अब क्या होगा, और मान लीजिए कोई ऐसा जरूरी काम है कि बिल हमको बनाना ही पड़ेगा, कानून बनाना ही पड़ेगा, तो ऐसे सिचुएशन में जो प्रेसिडेंट है वो नोटिफिकेशन जारी कर देते हैं जिसको ऑर्डिनेंस कहा जाता है। ठीक है, ये ऑर्डिनेंस कब तक लागू रहेगा, 6 मंथ्स तक लागू रहेगा, क्योंकि 6 महीने मैक्सिमम होते हैं 2 सेशन के बीच में, 6 महीने मैक्सिमम होता है, और 6 महीने के अंदर अंदर दोनों में से, मतलब दोनों सदन मिलेंगे ही मिलेंगे, ऐसा रूल बनाया हुआ है पार्लियामेंट ने। अब 6 महीने के लिए प्रेसिडेंट ने ऑर्डिनेंस बना दिया। 6 महीने के बाद जब सेशन कंडक्ट हो रहा है तो ये जो ऑर्डिनेंस है ये पार्लियामेंट में रखा गया, ये पार्लियामेंट में रखा गया, और अब इस पार्लियामेंट के पास डिस्कस करने के लिए 6 वीक्स है। कितने? 6 वीक्स है, यानी कि 1.5 महीना है। तो वो ऑर्डिनेंस मोर 6 वीक्स के लिए और लागू रहेगा, यानी टोटल उस ऑर्डिनेंस के लिए 6 महीने और 6 हफ्ते का टाइम होता है। 6 महीने जब तक पार्लियामेंट सेशन में नहीं है, और पार्लियामेंट जब सेशन में आ गई है उसके बाद भी 6 हफ्ते तक वो लागू रहेगा। अब अगर पार्लियामेंट अपनी बातों से अपने कानूनों को पास करके उस ऑर्डिनेंस को एक्ट बनवा देती है तो वो लागू रहेगा, अदरवाइज वो लैप्स हो जाएगा, वो हट जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से प्रेसिडेंट जो है वो ऑर्डिनेंस जारी कर सकते हैं। ठीक है, क्लियर। तो उसके बाद कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल या यूपीएससी के चेयरमैन या फाइनेंस कमीशन के चेयरमैन जो भी रिपोर्ट्स तैयार करते हैं, वो सब रिपोर्ट्स जो है वो प्रेसिडेंट के सामने रखी जाती है। प्रेसिडेंट फिर इस रिपोर्ट को पार्लियामेंट में सबमिट कराते हैं। पीस के लिए, प्रोग्रेस के लिए, गुड गवर्नमेंट, कहाँ की गुड गवर्नमेंट, अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, दादर नगर हवेली, दमन एंड दीव, इनके लिए रेगुलेशंस बना सकते हैं प्रेसिडेंट की, इन एरियाज की पीस, प्रोग्रेस और इनकी अच्छी गवर्नेंस के लिए काम हो सके। ठीक है, पुडुचेरी के केस के लिए भी ये रेगुलेशन बना सकते हैं जब उनकी विधानसभा, जब पुडुचेरी की असेंबली सस्पेंडेड है या डिसॉल्व है। अब फाइनेंशियल पावर की बातें करते हैं। हमने बात कर ली एग्जीक्यूटिव पावर की, लेजिस्लेटिव पावर की। नाउ लेट अस मूव टू फाइनेंशियल पावर। प्रेसिडेंट के पास कौन कौन सी फाइनेंशियल पावर है? देखो, मनी बिल जो होगा, मैंने आपको टाइप्स ऑफ बिल करवाए हैं, जिसको नहीं पता प्लीज इसी प्लेलिस्ट में जाके टाइप्स ऑफ बिल करना। मनी बिल हमेशा इंट्रोड्यूस होने से पहले आपको प्रेसिडेंट का परमिशन लेना जरूरी है। पार्लियामेंट के अंदर मनी बिल आ ही नहीं सकता विदाउट हिज और हर परमिशन। ठीक है, प्रेसिडेंट की परमिशन के बिना वो आ ही नहीं सकता। जो भी एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है, किसकी बात कर रहे हैं? ये बजट की। बजट आर्टिकल 112 में एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट के नाम से लिखा गया है
जो एनुअल फाइनेंशियल स्टेटमेंट होती है उसे भी पार्लियामेंट के सामने इसकी परमिशन से ही पेश किया जाता है। प्रेसिडेंट जब परमिशन दे देंगे, उन्हीं की परमिशन के बाद ये बजट जो है पार्लियामेंट के अंदर आएगा। कोई भी डिमांड फॉर ग्रांट यानी कि आपने कहा था कि हमको तो भाई 5 लाख करोड़ रुपए चाहिएंगे, इस मंत्रालय ने मान लीजिए एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री है, एग्रीकल्चरल मिनिस्ट्री ने ये कहा कि मुझे 1000 करोड़ रुपए चाहिएंगे, मुझे ये प्रोजेक्ट चलाना है, इस बजट में मुझे 1000 करोड़ रुपए एलोकेट किए जाए। तो वो जो एलोकेशंस हैं वो विदाउट हिज और हर परमिशन यानी विदाउट प्रेसिडेंट्स परमिशन कोई भी ग्रांट जो है वो नहीं दिया जाएगा किसी को भी। ठीक है, कोई भी ग्रांट जो है नहीं दिया जाएगा। अब इसके बाद ये कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया, मैंने आपको बताया हुआ है कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया 3 तरीके के फंड होते हैं, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया, कंटिंजेंसी फंड ऑफ इंडिया और पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया। इनमें से जो कंटिंजेंसी फंड होता है आर्टिकल 267 का, वहां पे क्या होता है, कंटिंजेंसी का मतलब क्या होता है, अचानक कुछ हो जाए, और वो फंड प्रेसिडेंट के हाथ में होता है। प्रेसिडेंट बिना किसी से पूछे वहां से पैसा किसी भी पीड़ित को दे सकते हैं। जैसे कहीं बाढ़ आ गई है, फ्लड आ गया है, अर्थक्वेक आ गया है, वहां पे जितने भी लोग बेचारे परेशान हैं, तो उनके भले के लिए पैसा इस फंड से प्रेसिडेंट ही देंगे और किसी के पास ये पावर नहीं है। ठीक है, हर 5 साल के बाद ये फाइनेंस कमीशन को बनाते हैं। उसके बाद जुडिशियल प्रोसीडिंग्स की जुडिशियल पावर की बात करें तो ये चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट को अपॉइंट करते हैं। ठीक है, ये अगर कोई भी क्वेश्चन ऑफ लॉ, ही कैन सीक एडवाइस फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट ऑन एनी क्वेश्चन ऑफ लॉ। जब भी कोई क्वेश्चन ऑफ लॉ उठता है, जैसे मान लीजिए कोई कानून की बातें है, अब प्रेसिडेंट का कोई एजुकेशनल क्वालिफिकेशन तो है नहीं, क्या पता प्रेसिडेंट को उसके बारे में पता है, उसने कोई स्पेशल पढ़ाई तो की नहीं हुई, तो वो जब भी एडवाइस लेना चाहते हैं तो सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस से वो एडवाइस ले सकते हैं। ठीक है, और इनके पास क्या पावर है, ही कैन ग्रांट पार्डन, रिप्राइव, रिस्पाइट, रेमिशन ऑफ पनिशमेंट। इनके पास कुछ पार्डनिंग पावर होती है आर्टिकल 72 के अकॉर्डिंग। वो क्या होती है वो हम देखेंगे। ये किसी के डेथ सेंटेंस को, किसी की फांसी को भी कैंसिल कर सकते हैं। कोर्ट मार्शल ने अगर कोई सजा सुनाई है, यानी कि सैन्य कानून ने, सैन्य कोर्ट ने अगर कोई सजा सुनाई है, ये उनकी सजा पर भी रोक लगा सकते हैं। ठीक है, ये डेथ सेंटेंस को भी और कोर्ट मार्शल की सेंटेंस को भी माफ कर सकते हैं। अब पार्डनिंग पावर कौन कौन सी है प्रेसिडेंट के पास, उसकी बात करते हैं। आर्टिकल 72 में पार्डनिंग पावर दे रखी है कि ये क्षमा किसको और कौन कौन सी पावर इनके पास क्षमा की पावर है। पार्डन का मतलब क्या होता है, क्षमा कर देना, बाइज्जत बरी कर देना, उसके ऊपर अब कोई भी अपराध नहीं रहेगा, वो आजाद एक पंछी की तरह घूमेगा, जैसे हम घूम रहे हैं ऐसे कोई अपराधी घूम रहा है। ठीक है, मतलब अब वो अपराधी नहीं रहा, बाइज्जत उसको रिहा कर दिया है पूरी तरीके से, कंप्लीट तरीके से। पार्डन का मतलब क्या होता है, उसके ऊपर से सेंटेंस भी हटा लिया है, कन्विक्शन भी हटा लिया है कंप्लीटली, मतलब अब उसके ऊपर कोई भी सेंटेंस नहीं है, उसके ऊपर कोई भी सजा का अपराध, मतलब सजा की बातें अब नहीं है, पार्डन की बात है। उसके बाद कॉमिटेशन क्या होता है, कॉमिटेशन का मतलब होता है कोई एक फॉर्म ऑफ पनिशमेंट को लाइटर फॉर्म में बदल देना। भाई मान लीजिए अगर किसी को फांसी की सजा होने वाली थी, तो फांसी की सजा कैंसिल करके इन्होंने उसे आजीवन लाइफ टाइम इम्प्रिजनमेंट डाल दिया है। 20 साल की सजा थी 5 साल की कर। ठीक है, तो मतलब क्या हो रहा है यहाँ पे कि जो डेथ सेंटेंस था उसको रिगरस इम्प्रिजनमेंट में बदल दिया कि मारो मत बट इसको काल कोठरी में रखो। आपने क्या किया, हार्श पनिशमेंट से लाइटर पनिशमेंट में बदल दिया, दिस इज कॉम्यूटेशन। उसके बाद रेमिशन क्या होता है, किसी भी सजा का पीरियड रिड्यूस कर देना विदाउट चेंजिंग इट्स कैरेक्टर, मतलब कि 20 साल की सजा 5 साल की सजा में बदल देना। आपने उसकी सजा को सजा ही रखा, मतलब उसको जेल की सजा मिली थी तो जेल की ही सजा दी है, लेकिन उसका टाइम पीरियड कम कर दिया है, इसे कहते हैं रेमिशन। ये भी कर सकते हैं। रेस्पाइट का मतलब क्या होता है, रेस्पाइट का मतलब होता है लेसर सेंटेंस में बदल देना, किसी की सजा को कम कर देना कुछ स्पेशल कंडीशंस के अंदर। जैसे मान लीजिए कोई महिला प्रेग्नेंट है, ठीक है, या मान लीजिए कोई व्यक्ति बहुत बीमार है और ऐसा देखा जा रहा है कि इंसान सुधरना भी चाह रहा है, ठीक है, तो ऐसी परिस्थिति में उनकी जो सजा है वो कम कर दी जाती है, इसको रेस्पाइट कहते हैं। मतलब कुछ स्पेशल केसेस के अंदर जब सजा को कम कर रहे हो तो उसको रेस्पाइट कहोगे। उसके बाद रिप्राइव क्या होता है, रिप्राइव होता है
स्टे लगा देना, स्पेशली डेथ सेंटेंस के अंदर स्टे लगा देना, तो ये स्टे भी लगा सकते हैं, मतलब टेम्परेरी टाइम पीरियड के लिए स्टे भी लगा सकते हैं। तो ये सब पावर जो है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, जिसकी बातें हमने की। डिप्लोमेटिक पावर इनके पास कौन कौन सी है? जितनी भी इंटरनेशनल ट्रीटीज होती हैं, जितने भी एग्रीमेंट्स होते हैं, युद्ध हो रहा है, युद्ध की संधियां हो रही है, वो इन्हीं के नाम पे होगी, इन्हीं के सिग्नेचर से होगी। मिलिट्री पावर की बात करें तो ये तीनों फोर्सेस के, तीनों डिफेंस फोर्सेस के, आर्मी, एयरफोर्स और नेवी, तीनों के सुप्रीम कमांडर होते हैं। इस कैपेसिटी में वो आर्मी के चीफ, नेवी के चीफ और एयरफोर्स के चीफ को अपॉइंट करते हैं। वो वॉर को डिक्लेयर कर सकते हैं कि इसके साथ हम युद्ध करेंगे या इसके साथ अब हमें शांति समझौता कर लेना है। तो ये सब बातें भी राष्ट्रपति के हाथ में होती है, ठीक है, पार्लियामेंट से अप्रूवल के बाद। ठीक। इमरजेंसी पावर कौन कौन सी है? प्रेसिडेंट जो है नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी, तीनों तरीके की इमरजेंसी को लगा सकते हैं। प्रेसिडेंट के साइन के बाद ही ये तीनों इमरजेंसी लगती हैं। इमरजेंसी के ऊपर डिटेल की वीडियो बनाऊंगी मैं पूरी, तो आपको वहां सब इमरजेंसी समझ आ जाएगी। ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर क्या है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है, ठीक है, तो हम फिर से इसको रिपीट नहीं करेंगे। ठीक है, तो अब इसकी कुछ और पावर्स रहती हैं, जैसे वीटो पावर है, ठीक है, लेकिन इनकी डिस्क्रिशनरी पावर को पढ़ लेते हैं। डिस्क्रिशनरी पावर क्या होती है? देखो, हमने ये पढ़ा था प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर सकते। प्रेसिडेंट को जितने भी काम करने हैं वो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से ही करेंगे, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की एड एंड एडवाइस से। पर क्या हो कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही ना हो, अभी कोई सरकार फाइनल ही ना हो, तो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कहां से होगा? अगर काउंसिल ऑफ मिनिस्टर ही नहीं है तो प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं, और उसी चीज को हम डिस्क्रिशनरी पावर कहते हैं। वो कौन कौन से सर्कमस्टांसेस हैं जब प्रेसिडेंट अपनी मर्जी से डिसीजन लेते हैं? उनमें पहला है, मान लीजिए कोई भी पार्टी क्लियर मेजोरिटी प्राप्त कर ही नहीं रही है, सबको मतलब टाई हो रही है, किसी के पास क्लियर मेजोरिटी नहीं है, ना ही कोई गठबंधन बना है, तो प्रेसिडेंट बताएंगे कि प्राइम मिनिस्टर कौन बनेगा। एक तो ये, अब देखो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर तो प्राइम मिनिस्टर बनने के बाद आएगी ना, अभी तक प्राइम मिनिस्टर ही डिसाइड नहीं हुए हैं, तो सीओएम कैसे बनेगा, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कैसे बनेगा इनको एडवाइस करने के लिए? तो इस केस में इनकी डिस्क्रिशनरी पावर है। उसके बाद जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर कॉन्फिडेंस खो देती है, जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर के पास इनफ वोट्स नहीं बचती हैं अपना कॉन्फिडेंस प्रूव करने के लिए, तब प्रेसिडेंट लोकसभा के अंदर उनको डिसमिस कर सकते हैं विदाउट एनी एड एंड एडवाइस। ठीक है, लोकसभा जब अपनी मेजोरिटी लूज कर देती है तो लोकसभा को डिसॉल्व भी कर देते हैं। ठीक है, ये तो ये तीन इसकी डिस्क्रिशनरी पावर है। अब इनकी वीटो पावर क्या है वो हम अलग से एक वीडियो में करेंगे, वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट, क्योंकि वो थोड़ा सा डिटेल में मैं आपको बताना चाहती हूँ। ठीक है, अभी क्वेश्चन ऑफ द डे पे आते हैं। क्वेश्चन कहता है इनमें से किनका अपॉइंटमेंट प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर का, आईएएस ऑफिसर्स का, कैग का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल, या अटॉर्नी जनरल का? ऑप्शंस है 1 2 3, 2 and 4, 1 3 4 एंड 1 2 3 4। आई होप आप लोग इसका आंसर बहुत अच्छे से करेंगे, आपको समझ आई है सारी पावर्स। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय। आगे जो है नए टॉपिक के साथ मिलेंगे जिसमें वीटो पावर ऑफ प्रेसिडेंट करेंगे। थैंक यू सो मच।